हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन बचे हुए डेज़ में। और जैसा कि आपको पता होगा, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्रैश कोर्स में हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है, और अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो अगर अभी तक आप हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। अगर बात करें इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता पीरियड को। और इससे पहले वाले अगर लेक्चर में बताऊं, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जीके जीएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ा था, जो कि था मगध एम्पायर। और मगध एम्पायर के 2 डायनेस्टीज बच गए थे, उसे भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, इसी लेक्चर में ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है, टॉपिक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे वो एजेई एग्जाम्स हो, या फिर वो कोई स्टेट एजेई एग्जाम हो, या फिर कोई नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, तो उसमें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएँ, वो आपको पता चल जाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा, सबसे पहले जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि था मगध एम्पायर के दो डायनेस्टीज बचे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि हमारे मगध एम्पायर में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था हर्यंक डायनेस्टी। उसके बाद हमने पढ़ा था शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, फिर आए थे हमारे मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी तक हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने अशोक और बिंदुसार इन सभी के बारे में जाना। ठीक है, और अब जो है हमको पढ़ना है इसके आगे सुंग डायनेस्टी। ठीक है, सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी कब से कब तक था, तो ये था 185 बीसी से 75 बीसी तक, और ये बेसिकली ब्राह्मण्स थे। ठीक है, अगर हम कास्ट की बात करें तो ये बेसिकली ब्राह्मण्स थे, और इनके जो फाउंडर थे, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, वो कौन थे, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। बेसिकली एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा पूछा था कि फाउंडर कौन है, तो फाउंडर को आप मतलब ज़्यादा ध्यान देके अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत तेज़ी से लोग पूछते हैं कि इस डायनेस्टी का क्या बोलते हैं फाउंडर बता दीजिए, उस डायनेस्टी का फाउंडर बता दीजिए। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि सुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, उन्हीं के 9 जेम्स में जो है, जैसे कि नवरत्न होते हैं ना, हर राजा के दरबार में नवरत्न होते हैं, तो उन्हीं में जो है उनके एक नवरत्न थे पतंजलि, जिन्होंने इनके लिए क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग थे, उनके जो बेटे थे अग्निमित्र, उन्होंने ही जो है इनको सक्सीड किया, उन्होंने ही इसके मतलब इनके आगे का जो है कार्यभार संभाला। और अगर हम बात करें हमारे लास्ट शुंगा किंग की, मतलब लास्ट इस डायनेस्टी के लास्ट किंग की, तो वो थे देवभूति। ठीक है, देवभूति शुंग। तो ये बात होगी शुंग डायनेस्टी की। ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले डायनेस्टी की, जो कि है कानवास डायनेस्टी। क्या है, जो कि है कानवास डायनेस्टी। और इसमें क्या है, तो ये चला था 75 बीसी से लेकर 25 बीसी तक, यानी कि इसके बाद यही डायनेस्टी आई। और आप कह सकते हैं कि शुंग डायनेस्टी को जो है इन्होंने ही रिप्लेस कर दिया। और ये जो है वेस्टर्न पार्ट पे रूल, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स थे, उन पे जो है कानवा डायनेस्टी का रूल था। और इसके फाउंडर कौन थे अगर हम बात करें, तो इसके फाउंडर थे वासुदेव कानवा। और ये जो कानवा डायनेस्टी थी वो रिप्लेस की गई किसके द्वारा, सातवाहनास के द्वारा। ठीक है, ये रिप्लेस कर दी गई सातवाहनास के द्वारा। और अगर हम बात करें तो सातवाहनास भी जो है महाराष्ट्रियन थे, मतलब कि महाराष्ट्र के जो एरियाज थे उन पे जो है इन्होंने रूल किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंडो ग्रीक डायनेस्टी। ठीक है, इंडो ग्रीक डायनेस्टी में अगर हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो कि है हमारा कुषाण डायनेस्टी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो है मेनांदार रूल्ड फ्रॉम पाकिस्तान। और इन्हीं के द्वारा जो है, मतलब मेनांदार पे ही एक बुक लिखी गई थी, मिलिंद पन्ना, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मिलिंद पन्ना, जो कि नागसेना ने लिखी थी। किसने लिखी थी, नागसेन ने लिखी थी। मिलिंद पन्ना किस पे लिखी गई थी, तो मेनांदार के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और इसमें जो है, इस बुक में जो है क्या है, तो इस बुक में है कलेक्शन ऑफ मेनांदार्स क्वेश्चन एंड नागासेन आंसर। ठीक है, यानी कि मेनांदार और जो आपके नागासेन है, इनके बीच में जो सवाल जवाब हुए थे, उनका जो है कलेक्शन है इस बुक में, मिलिंद पन्ना में, जिन्हें नागसेन ने जो है लिखा था। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है इंडो ग्रीक्स वेयर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स। और इंडो ग्रीक्स जो ही थे, मतलब यही लोग थे जिन्होंने जो है सबसे पहले सोने के सिक्कों का जो है मतलब चालू किया, और जो है चालन चालू किया। और इन्होंने जो है सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं उनका प्रचलन चालू किया। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है गांधारा आर्ट्स।
ठीक है। ये आर्ट्स के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जितने भी मैं पॉइंट वाइज करके बता रहा हूँ, ये हर एक चीज़ मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपके अगले एग्जाम के लिए। तो आप इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान से देखिए, ध्यान से याद रखिए और शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाइए। उसके बाद अगर हम बात करें गंधारा आर्ट्स की, तो गंधारा आर्ट्स वॉज डेवलप्ड बाय इंडो ग्रीक्स। ये जो आर्ट है इन्हीं के द्वारा, इंडो ग्रीक्स के द्वारा ही डेवलप की गई थी। और ये जो है बेसिकली 3 डायनेस्टीज़ में चली थी। कौन कौन? सकास, पार्थियंस और कुशानास। जो कुशाना डायनेस्टी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक राजा हुआ था कनिष्क, जो कि बहुत ग्रेट था, बहुत क्या बोलते हैं, इन्होंने भी बहुत अपने कोशिश की कि ये भी जो है अखंड भारत का जो है निर्माण कर सके, जैसा कि हमारे अशोक ने किया था। बट ये उतना सफल नहीं हो पाए, बट इन्होंने कोशिश की थी। और इन्होंने जो है शक एरा को चालू किया था। शक एरा में मतलब एक नया तरह का कैलेंडर, एक नेशनल कैलेंडर चालू किया था, जिसमें जो हमारा पहला मंथ था वो था चैत और लास्ट मंथ है फागुन, ठीक है। और हम जो यूज़ करते हैं, हमारा जो नॉर्मल है, अगर कोई पोल देखिए, हम जो नॉर्मल जनवरी फरवरी जो कैलेंडर हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इन्होंने जो है पेशावर स्तूप का भी जो है निर्माण किया, पेशावर स्तूप का भी इन्होंने निर्माण किया। और अगर हम बात करें इनके जेम्स की मतलब इनके नवरत्नों की, जो कि इनके राज दरबार में रहते थे, तो वो है अश्वघोष, चरक, वासुमित्रा, नागार्जुन। ये लोग जो है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नेम्स हैं जो इनके जो है राज दरबार में रहते थे। और अगर हम बात करें मथुरा एंड गंधारा आर्ट की, किसकी? मथुरा एंड गंधारा आर्ट की, तो इनका भी जो है मतलब जो पीक मतलब अटेनमेंट था वो इस समय पीक पे था, यानी ये भी अपने चरण सीमा पे थी, ठीक है। इनका भी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, इस आर्ट का भी, मथुरा एंड गंधारा आर्ट का, इनके क्या बोलते हैं इसमें राज्य में। इसके बाद इनके द्वारा ही जो है एक 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराया गया, ठीक है। इनके द्वारा एक 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराया गया। आपको पता होगा अगर तो कि बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुए थे, ठीक है, जिनमें से जो सबसे लास्ट वाला था वो इन्होंने ही कराया था, कनिष्क के द्वारा ही कराया गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है कि इन्होंने कौन सा काउंसिल जो है कराया हुआ था, या फिर क्या बोलते हैं कनिष्क के द्वारा क्या बोलते हैं कौन सा काउंसिल कराया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारा आता है गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड के बारे में अगर हम बात करें, जिसके फाउंडर कौन थे? ये थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त जो है इसके फाउंडर थे। और गुप्ता पीरियड को हम लोग एज अ गोल्डन एरा भी कहते हैं संस्कृत का, ठीक है। इसको हम एज अ गोल्डन एरा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो समय था ना, इस समय जो आर्ट एंड कल्चर था ना वो एकदम पीक पे था, तो इसलिए हम इसे गोल्डन एरा भी कहते हैं। उसके बाद श्रीगुप्त के जो सन थे, मतलब जो पुत्र थे घटोत्कच, वो ऐसा कुछ उतना खास तो नहीं कर पाए, बट इनके जो सन हुए वो कौन हुए? चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो काफ़ी अच्छा जो है राज दरबार संभाले, वो काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने जो है अपना राजपाट संभाला। और इन्होंने जो है लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से जो है शादी की थी। और इनके ही पुत्र हुए तो कौन? समुद्रगुप्त, जिन्हें इंडिया का क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, तो इनके बारे में हमें प्रयागराज पिलर के द्वारा जो है पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रयागराज पिलर के द्वारा जो है हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने भी जो है गोल्ड कॉइन्स को जो है इशू किया था। और इनके गोल्ड कॉइन्स जो थे उन पे जो है इनका जो है एक चित्र बना था, एक फ्रेम बना था, जिन पे ये वीणा बजा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है कि वीणा बहुत मतलब वीणा में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था, ये वीणा बजाते थे, ठीक है। तो आ सकता है आपके एग्जाम में पूछ के कि किनके गोल्ड कॉइन्स पे जो है वीणा बजाते हुए जो फ्रेम था, तो आप बता सकते हैं किसका था? समुद्रगुप्त का था, ठीक है। तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं मतलब अगले पॉइंट की, अगले राजा की, मतलब समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? तो समुद्रगुप्त के बाद हमारे आए चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि हमारे विक्रमादित्य भी कहलाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे विक्रमादित्य भी कहलाते हैं। और इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से जो है राजपाट संभाला। इनके समय में भी जो है जो क्या बोलते हैं गुप्त पीरियड, मतलब जो गुप्ता का जो ये था, मतलब पूरा जो क्या बोलते हैं फैलाव था, वो काफ़ी अच्छी तरह से फैला हुआ था। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जो है राजपाट को संभाला। इनका कैपिटल का अगर बात करें तो कैपिटल था इनका उज्जैन इनका कैपिटल था। और इनके रेन में मतलब इनके शासनकाल में जो है गुप्ता एम्पायर जो है अपने हाईएस्ट पीक पे था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मेहरौली आयरन पिलर जो है इन पे जो है इनके बारे में पता चलता है। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन पे इनके बारे में पता चलता है। और इन्हीं के समय पे जो है फाहियान, जो कि एक चाइनीज़ विजिटर था, ये भी आया था। तो इन्होंने भी मतलब फाहियान ने भी अपने किताबों में इनके बारे में बताया है कि किस तरह से इन्होंने अपने शासन को किया था, किस तरह से ये जो भी सिस्टम थे उस समय के, उसके बारे में इन्होंने ये बताया है फाहियान ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके जो 9 जेम्स थे, मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया जो क्या बोलते हैं नवरत्न थे, उनमें कौन कौन थे? तो कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट नेम्स थे इनके 9 जेम्स में, जिन्हें हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अब ना एसएससी ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए कि जो वारामिहिर है वो किसके कोर्ट में थे, तो हमें पता होना चाहिए किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हम बात करते हैं कुमार गुप्ता की, जो कि जो है चंद्रगुप्त सेकंड के जो है सन थे। और इनका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यही जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, जी हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जिसमें जो है सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी था हमारे वर्ल्ड का, और इसमें 9 मिलियन बुक थे लगभग, अब इससे भी ज़्यादा हो सकते थे। और इन्होंने जो है इसका मतलब यही उसके फाउंडर थे, इन्होंने ही जो है उसे मतलब पूरा स्थापित कराया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन एरा है, इसी में जो है आर्ट एंड कल्चर और जो भी आपका नॉलेज वाली चीज़ें हैं, सभी चीज़ें जो है मतलब एकदम अपने पीक पे थी। तो इसलिए इस समय पे ये कराया गया था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है इस्टेब्लिशमेंट कराया गया था। इसके बाद आते हैं हमारे स्कंदगुप्त, ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त में क्या किया था, तो इन्होंने जो सुदर्शन लेख के बारे में मैंने बात की थी पिछले वीडियोज़ में, हमने बात की थी ना कि सुदर्शन लेख बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इरिगेशन पर्पज से। तो वो उसका जो है उस पर उन्होंने जो है डैम का रिपेयर कराया, किसने, स्कंदगुप्त ने। इसके बाद इनका जो ग्रेटेस्ट एनिमीज थे वो कौन थे, हुन थे, जो हुनास थे वो जो है इनके ग्रेटर एनिमीज थे, बार बार हमला करते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड था ना, वो कहीं ना कहीं हुनास की वजह से ही जो है, जो भी हुन लोग थे उनको वजह से ही, उनके ही मतलब रिपीटेडली अटैक की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर हुआ। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इनको जो है हमें भितारी स्टोन इंस्क्रिप्शन के द्वारा जो है, भितारी स्टोन इंस्क्रिप्शन के द्वारा इनके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड के सबसे लास्ट किंग की, तो वो थे कौन, विष्णुगुप्त, ठीक है। और गुप्ता पीरियड के ही दौरान ना हमारा जो रामायण और महाभारत था उसे लिखित फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे ऋग वैदिक काल में जो भी मतलब हमारी चीज़ें होती थी, जो भी हमारे वेदास थे, जो भी हमारी चीज़ें थे, वो जो है क्या बोलते हैं, इसके फॉर्म में रहते थे, क्या कहते हैं, हियरिंग के फॉर्म में रहते थे, जिसे हम कहते थे कि जिसे कि हम श्रुति कहते थे, यानी कि वो सुने जाते थे। उस समय पे जो है रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं था, ठीक है। लोग जैसे जो गुरु होते थे वो जो है अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य उसे याद करते थे, कंठस्थ करते थे, और फिर जो है वो मतलब उनमें से जो अगला गुरु बनता था वो जो है अपने अलग मतलब इस तरह से करके पीढ़ीवर जो है जो शिक्षा थी, जो श्रुति थी, यानी कि वेदास थे, वो चले आए। और फिर जो लास्ट एंड तक आते आते, ठीक है, यहाँ पे आकर मतलब कि गुप्ता पीरियड में आकर जो हमारा रामायण और महाभारत था वो पूरी तरह से कंप्लीट किया गया, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट किया गया रिटर्न फॉर्म में। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे बुक्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इस पीरियड में लिखे गए थे, तो देखिए पहला है हमारा मतलब विशाखा दत्त के द्वारा कौन से बुक लिखे गए थे, तो लिखे गए थे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, और ये किसके द्वारा लिखे गए थे, तो लिखे गए थे विशाखा दत्ता के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें अगले बुक की, तो है इनरी चकाटिका, जो कि लिखा गया था शूद्रक के द्वारा, किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा, इनरी चकाटिका। इसके बाद है विष्णु शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया था, पंचतंत्र, मतलब जो आपका पंचतंत्र की कहानी हम कहते हैं ना, वो किसके द्वारा लिखा गया था, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था इसी पीरियड में। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जो हमारे आर्यभट्ट थे ना मेरे भाई, जो हमारे आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो का खोज किया, जिन्होंने क्या बोलते हैं और भी बहुत सारी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी जो है इन्हीं के समय पे थे, गुप्ता पीरियड के समय पे ही थे। और इनके भी जो दो बुक थे, आर्यभट्टीय और जो है सूर्य सिद्धांतम, ये भी जो है मतलब लिखे गए थे इसी टाइम में। इसके बाद बारामिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतम लिखा गया था, और ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या लिखा गया था, ब्रह्म सिद्धांतम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जो कि गुप्ता पीरियड में लिखे गए थे, ठीक है, जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। इसके बाद अगला पॉइंट है पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बाद ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, साउथ इंडियन में हुआ था, बट वो जो है मतलब कहीं ना कहीं जो अगर हम उसे पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाएगा और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आते नहीं है उसमें से, तो इसलिए जो है मैं उसे कवर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जो है हमें जो है टेक्निकल भी सिलेबस कवर करना है एसएससी जेईई के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम डेट आपको पता है कि 4th, 5th, 6th जून है, तो बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो वो भी कवर करना है। और उसके साथ साथ जो है हमें टेक्निकल का सारी चीज़ें रिवीजन भी करनी है, कवर भी करनी है, रीजनिंग पे भी ध्यान देना है, तो और ये सब चीज़ें भी पढ़नी है। तो मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि आप अगर पढ़ने लगे जीके जीएस तो मतलब बहुत टाइम लगेगा, आप साल भर भी पढ़ोगे, 2 साल भी पढ़ोगे ना, फिर भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली इनके सिलेबस। तो हम एज सच क्या करते हैं, हम जो है जो भी हमारे जो क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि जो मलाई है ना, जैसे दूध होता है, तो दूध जैसे होता है ना, तो दूध पे जो ऊपर मलाई है ना, हम उसे सब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम कवर कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें उन्हें छोड़ दो, क्योंकि एज सच उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, और अगर आएंगे भी ना मेरे भाई तो उससे कोई एज सच मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड मतलब आप यहाँ पे कंपटीशन लड़ रहे हो ना, यहाँ पे आप कंपटीशन लड़ रहे हो, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके कंपैरिजन में जो बच्चा है क्या वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन कंपैरिजन भी देखें ना, तो इन कंपैरिजन में भी जीके जिसमें एज सच उतना ये नहीं है। आप जहाँ तक मैं आपको कहूँगा कि आप जो है टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल
500 मार्क्स में से आपके जो एसएससी जेईई में जो 500 मार्क्स है प्री और क्या बोलते हैं मेंस का मिला के, उनमें से 400 मार्क्स का 400 मार्क्स का मतलब कि 80% जो है आपका टेक्निकली प्रोवाइड करेगा, 50 मार्क्स आपका रीजनिंग प्रोवाइड करेगा और 50 मार्क्स जीके जीएस, जिसमें से हम भी जीके से सभी पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ मार्क्स जो है हम कवर कर ही लेंगे। तो एज सच मैं आपको कहूँगा कि आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें कि मतलब मैं वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए, बट ये नहीं कि आप उसमें डीप जाने लगिए, नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो लैग कर जाएगा। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या है, तो इसमें मतलब गुप्ताज के बाद एक और डायनेस्टी आई, क्या बोलते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके फाउंडर पुष्यभूति थे। ठीक है, जिसके फाउंडर पुष्यभूति थे। और ये जो है थानेश्वर जो है इनका जो है कैपिटल था। ठीक है, जो इनका कैपिटल था वो कौन था, थानेश्वर था। और जो पुष्यभूति वंश था ना, इसमें जो है इनके दो सन्स हुए, एक हर्षवर्धन और एक राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो है बड़े भाई थे, हर्षवर्धन जो है छोटे भाई थे। राज्यवर्धन बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं राजपाट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं डेथ हो गया। उसके बाद जो है, और उनका भी जो डेथ हुआ था ना मेरे भाई राज्यवर्धन का, वो हुआ था पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। और फिर जो है हर्षवर्धन जी ने, ठीक है, हर्षवर्धन जी ने जो है क्या बोलते हैं राजपाट संभाला। और फिर उसके बाद जो है हर्षवर्धन जी ने और क्या किया, जिन्होंने जो पुलकेशिन सेकंड को भी जो है, जो कि बादामी चालुक्य किंग थे, बादामी के, ठीक है, जो कि एक चालुक्य किंग थे, उन्हें डिफीट किया। और इन्होंने जो अपना कैपिटल है वो कहाँ पे सेट किया, कनौज पे। ठीक है, इन्होंने अपने कैपिटल को जो है थानेश्वर से हटा के कनौज में किया। और इन्हीं के समय पे एक और चाइनीज ट्रैवलर जो कि था ह्यून सांग, ये आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, हर्षचरिता, आपने नाम सुना होगा हर्षचरिता, जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाण भट्ट जो थे वो इनके क्या थे, राज्य कवि थे। ठीक है, क्या थे, राज्य कवि थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हर्षवर्धन जो थे ना, वो खुद भी एक संस्कृत राइटर थे, जिन्होंने 3 प्लेज लिखी थी, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम जो है मेडिवल इंडिया में चले जाएंगे, हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलूं, जिससे कि पैरेलली हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएँ और अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर पाएँ बढ़िया से बढ़िया। इसके साथ साथ आज जो है आपको मैं डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड मतलब टेक्निकल में क्या बोलते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एज वेल एज टॉर्जन, इन दोनों मतलब चैप्टर्स का जो है सोम में प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर, तो उसे भी आप कवर कर लीजिएगा। और इससे पहले अगर आप अभी भी किसी मतलब कोई लेक्चर ऐसा है जो आपसे छूटा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें, जिससे कि आगे चल के रिवीजन करने में आपको हेल्प हो, आपको आगे किसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो पिछले लेक्चर्स हैं, पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं आगे के लेक्चर्स से। तो आप मेक श्योर करें कि आप पीछे के लेक्चर्स को भी कंप्लीट करते चलें। तो ये था इस वीडियो में। और हाँ, अगर जो भी मेरे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो एसएससी जेईई 2024 के लिए बहुत मतलब ये कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी जो है हमारे इस एसएससी जेईई क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।